अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे पास लेरेंजियल पैरालिसिस में से जो हमारा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का पैरालिसिस है वो, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये मैंने बताना है कि वोकल कॉर्ड हमारा किस किस पोजीशन में हो सकता है, तो वो आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा कि किस पैरालिसिस में वोकल कॉर्ड किस पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो पोजीशंस ऑफ वोकल कॉर्ड बता रही है, ठीक है। सबसे अगर वोकल कॉर्ड्स आपका राइट साइड का ये और ये लेफ्ट साइड वाले की सारी पोजीशंस बताई हुई है, अगर बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मीडियन पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड। उसके बाद अगर सेंटर से जरा सा साइड पे होगा उसे कहते हैं पैरामीडियन पोजीशन। देन अगर हमारे पास उससे थोड़ा सा और अंदर साइड पे होगा तो उसे इंटरमीडिएट या कैडावेरिक पोजीशन कहते हैं। कैडावेरिक वो वाली यानी कि डेथ के बाद ये पोजीशन होती है वोकल कॉर्ड की, क्योंकि उस वक्त एडक्शन एबडक्शन दोनों बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, जाहिर है। उसके बाद हमारे पास अगली पोजीशन है स्लाइट एबडक्शन एंड देन फुल एबडक्शन। अच्छा, ये पोजीशंस आपने अपने जहन में रखनी है। और अब ये बात मैं आपको बताऊं कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मैंने आपको बताया था कि सारे मसल्स ऑफ वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉइड विच इज़ अ टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड। लेकिन जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का पैरालिसिस होता है ना, अभी हम बात करेंगे पहले यूनिलैटरल पैरालिसिस की, ये एक साइड का पैरालिसिस हुआ है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का। तो कहते हैं कि उस पैरालिसिस में जो वोकल कॉर्ड की पोजीशन बन जाती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पैरामीडियन होती है, कभी कभार मीडियन होती है। अब उसूलन तो जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का पैरालिसिस हो जाए तो ना तो हमारे पास एबडक्शन हो सकती है ना एडक्शन हो सकती है, ठीक है, सिर्फ टेंस रहेंगे वोकल कॉर्ड्स। तो वो जो टेंस रहेंगे ना उसमें पोजीशन जो बनेगी वो पैरामीडियन बनेगी। अब हम इस बात को जरा डिटेल में वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे थे यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की। अभी हमारे पास सिलसिला यही है, मैंने जो आपको बता दिया कि इसमें हमारे पास जो पोजीशन ऑफ कॉर्ड है वो क्या होगी, मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन। अब वो क्यों मीडियन या पैरामीडियन होती है, क्योंकि एडक्शन एबडक्शन दोनों लॉस हुई हुई है, तो हम कैसे कह दें कि मीडियन पोजीशन क्यों होती है, इस बात को जस्टिफाई कौन करेगा। इसकी जस्टिफिकेशन के लिए अभी तक कोई प्रॉपर एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट नहीं दी गई। दो तीन हाइपोथेसिस हैं जो डिफरेंट दो तीन लोगों ने दिए हैं आफ्टर डूइंग रिसर्च, जिनमें से जो पहला हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि हमारे पास जो एबडक्टर फाइबर्स है ना वो एज कम्पेयर टू एडक्टर फाइबर्स, एक सेकेंड, जो एबडक्शन है वो ये कहता है, एक हाइपोथेसिस ये कहता है कि एबडक्शन जो है उसके फाइबर्स ज्यादा न्यू होते हैं जबकि जो एडक्शन के फाइबर्स हैं वो ओल्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए जब पैरालिसिस होगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का तो पहले हमारे पास जो नए वाले हैं वो लॉस होंगे, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे और पुराने वाले देर से खत्म होंगे। तो चूंकि पहले वो कहते हैं कि नए वाली जो आने वाले फाइबर्स हैं एबडक्शन वाले वो खत्म होंगे, इसलिए कॉर्ड जो है वो मीडियन पोजीशन में चली जाती है, एडक्टेड पोजीशन की तरफ जाती है, क्योंकि देखा जाए उसूलन तो मीडियन इज द पोजीशन ऑफ एडक्शन, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेसिस तो ये कहते हैं। दूसरा ये कहता है कि एबडक्शन और एडक्शन दोनों लॉस हो गई है, लेकिन जो फंक्शन रह गया वो सिर्फ टेंसर मसल का रह गया, क्रिकोथायराइड मसल का रह गया, ठीक है। तो वो क्रिकोथायराइड मसल की टेंशन की वजह से मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में चली जाती है वोकल कॉर्ड। दूसरा हमारे पास ये कह रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास एक और, अच्छा ये दो बस इनके बारे में, पोजीशन ऑफ द कॉर्ड के बारे में यही दो हमारी थ्योरीज हैं। अच्छा, अब उसके बाद कॉज क्या होती है कि किस वजह से ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है। अब उसके बारे में तो बहुत सारी कॉजेज होती हैं, बिकॉज आप इसको उसी तरह से डिवाइड कर देंगे, इन्फेक्शियस, ट्रोमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, न्यूप्लास्टिक, एंड देन यू कैन मेक अ होल लिस्ट के इन्फेक्शन आपके हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। वायरल इन्फेक्शंस भी, ये जो हर्पीस वगैरह ये भी बॉडी में जाके नर्व इन्फेक्शन कर सकते हैं। फिर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब लॉन्ग लिस्ट है एटियोलॉजी की। तो वो आप पूरी की पूरी ना आपके बुक में बहुत अच्छा ढिंगरा में टेबल बना, उसको देख लेना। पूछता कोई भी नहीं है इसको, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि क्या है। मैंने आपको वही बताया कि वही 5 ग्रुप्स में आप डिवाइड करके ना, इन्फेक्शियस, इन्फ्लेमेटरी, न्यूप्लास्टिक, ट्रोमेटिक एंड न्यूप्लास्टिक, एंड देन आप प्रोसीड कर लेना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देन ओके गाइस, उसके बाद बात आती है पोजीशन के बाद एटियोलॉजी के, कॉज क्या होता है पैरालिसिस का। तो आपकी ढिंगरा में उन्होंने ना एक टेबल दिया हुआ है कि राइट साइड के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, लेफ्ट साइड के क्या कॉजेज हो सकते हैं। पहली बात तो एक एक को लाइक बहुत इस तरह रटने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ अपने जहन में ये बात ले आए। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपका ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स है इनका पाथवे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो दे आर पासिंग, इस तरह से वो निकलती हैं, सबक्लेवियन आर्टरी के गिर्द या एओर्टा के गिर्द लूप करती हैं और उसके बाद ट्रेकिया के पीछे और इसोफिगस के आगे उस जगह पर ये जाके, मतलब ट्रेकिया और इसोफिगस के दरमियान में, आगे ट्रेकिया होता है ना, पीछे इसोफिगस होता है, उनके दरमियान में आके फिर ये लैरिंग्स को पियर्स करके लैरिंग्स में चली जाती हैं। अब हमारे पास किस किस मसले की वजह से इनमें मसला हो सकता है। सबसे पहले तो लैरिंग्स में खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और जो आपका
थायराइड ग्लैंड है ना, वो सबसे बड़ी मुसीबत होती है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है नॉर्मली लोगों का हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड सर्जरी, ये सब चलता रहता है, तो उसकी वजह से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो थायराइड की डिजीजेज आपने लिखनी है। उसके बाद अगर कोई कार्सिनोमा हो जाता है इसोफेगस का कोई मसला होगा तो मसला आ जाएगा। अगर सब क्लेवियन आर्टरी का एनेरिज्म हो जाए, अगर आर्च ऑफ एओर्टा का एनेरिज्म हो जाए, अगर हमारे पास कोई ट्रेकियोइसोफेजियल जंक्शन स्ट्रक्चर फिस्टुला कोई ऐसी चीज़ बन जाए, या फिर कोई आपके सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो, कोई लिम्फ नोड्स में इशू हो, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर इसके आसपास हैं वो सारे के सारे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को पैरालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपने कॉजेज इस तरह से बना लेने हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये तरीका है कि आप उसी तरह से इन्फेक्शियस, इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक एंड ट्रोमेटिक कर लें, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है अगर उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा देन हमारे पास आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। हमने भी बात की ना यूनिलैटरल पैरालिसिस की, तो यूनिलैटरल पैरालिसिस में बहुत बड़ा मसला कोई भी नहीं होता, क्योंकि अगर आपके ये दो वोकल कॉर्ड्स है ना ऐसे करके और ये दूसरा है, ठीक है, अगर एक तरफ का पैरालिसिस हो भी जाता है वो इस पोजीशन में आ जाता है सपोज, दूसरी साइड का ना उसको कॉम्पेंसेट कर लेता है, दूसरा कम या ज़्यादा खुल या बंद हो जाएगा, लेकिन इसको कॉम्पेंसेशन कर देता है तो पेशेंट की आवाज़ में भी कोई मसला नहीं आता और उसको कोई ज़्यादा रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का भी सिम्टम नहीं आता। ठीक है, थोड़ी सी चेंज इन वॉइस ज़रूर होगी, लेकिन कोई ऐसा खास किस्म का पेशेंट को मसला नहीं होता। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर इसके बहुत सिवियर नहीं होते, बहुत थोड़ा सा कोई मसला होगा आवाज़ में, कोई थोड़ा सा सांस लेने में उसे इशू आएगा और वो प्रेजेंट कर ले या ना करे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाती, इंतज़ार किया जाता है 6 से 12 महीने, यानी 1 साल कम से कम वेट करते हैं कि अगर वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाए तो इट्स फाइन। ठीक है, उसको नहीं किया जाता, और जाहिर सी बात है कि जो कॉज होगा उसको हमने ट्रीट करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका कोई ट्यूमर है जो कंप्रेस कर रहा होता है नर्व को, तो ऐसे में तो आप ट्यूमर को अगर निकाल देंगे और कॉज को रिमूव कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसे कॉजेज को आप ठीक करते हैं। लेकिन जाहिर है अगर आपका पैरालिसिस कोई ऐसा हो गया कि नर्व कट गई है, उसकी वजह से पैरालिसिस हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ था, सर्जरी आप कर रहे थे थायराइड की और उसमें आपने नर्व ही काट दिए, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप उसको नर्व को तो जोड़ने से रहे, क्योंकि वो तो दोबारा ठीक नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर आप कर सकेंगे पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दें। लेकिन अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर हम कुछ भी नहीं करते उसके साथ। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, ठीक है, अगर वो खुद ब खुद से एडजस्ट नहीं हो जाता तो फिर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और उसमें जो सर्जिकल प्रोसीजर उसे कहते हैं लेरिंगोप्लास्टी। ठीक है, लेरिंगोप्लास्टी में ना बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम बाहर से, आपका ये अगर लेरिंग्स है, इसके बाहर आपको पता है ऐसे बड़ा सा थायराइड कार्टिलेज है और यहाँ पर आपका क्रीकोइड कार्टिलेज है, ऐसे नीचे बाहर से, सामने से बता रही हूँ, तो हम बाहर की तरफ से जाते हैं, लेरिंग्स में एक नीडल पियर्स करते हैं और वोकल कॉर्ड में एक मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल इंसर्ट करते हैं जिससे वो वोकल कॉर्ड जो है वो एक साइड पे स्टे कर जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल ही बहुत रफ सा आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता है कि लेरिंगोप्लास्टी करते हैं जिससे वोकल कॉर्ड की जो पोजीशन है ना वो हम थोड़ी सी बेहतर कर देते हैं। ठीक है, लेरिंगोप्लास्टी की फिर टाइप्स हैं। टाइप 1 अगर आप अकेले कर सकते हैं, टाइप 1 को कई बार ऐसे भी करते हैं कि एरिटेनॉइड एडक्शन के साथ करते हैं, यानी आपकी एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस को भी आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है, बट सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसकी कोई हमें खास डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि वैसे नहीं कुछ करते, करेंगे तो लेरिंगोप्लास्टी करेंगे। देन विल कम टू बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैरालिसिस। अब ये जाहिर सी बात है कि एक सीरियस ज़्यादा कंडीशन होगी, बिकॉज ये दोनों तरफ को इफेक्ट कर देगा, और दोनों आपके जब बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। इसकी एटियोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली यही वाला जो थायराइड है ना, इसको आपने नहीं भूलना, क्योंकि थायराइडेक्टमी में थायराइड को रिमूव करते हुए, थायराइड की सर्जरी करते हुए सबसे ज़्यादा डैमेज होता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का, और ये आपका MCQ भी आता होता है, तो इसको आपने नहीं भूलना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है। उसके अलावा जाहिर सी बात है कोई भी न्यूराइटिस हो सकता है, और न्यूराइटिस में भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, वो इसको इफेक्ट कर सकती है, लेकिन इतना जल्दी नहीं करती। डायबिटिक न्यूरोपैथी पहले आपकी पेरिफेरल नर्व्स को इफेक्ट करती है। अच्छा, इसमें पोजीशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी? अब पोजीशन ऑफ कॉर्ड आपको पता है कि दोनों साइड्स के जो आपके सारे के सारे मसल्स हैं वो चले गए हैं, तो वोकल कॉर्ड्स या तो मीडियन पोजीशन में होंगे बिल्कुल, या पैरामीडियन में। ये पैरामीडियन है और मीडियन में होंगे तो ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होंगे, इस पोजीशन में आ जाते हैं दोनों। और उसके लिए थ्योरीज मैंने आपको बताई थी कि मीडियन पैरामीडियन में क्यों होते हैं, वो मैंने आपको बता दी थी पहले। तो ये वो पोजीशन ऑफ कॉर्ड्स हो जाएगी दोनों की। अब आप खुद सोचें कि अगर आपके वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल बंद हो गए या फिर बहुत ज़रा सा रास्ता उनमें रह गया, तो डेफिनेटली पेशेंट को रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आएंगे और आवाज़ भी ख़राब हो जाएगी। तो ये पेशेंट के लिए बड़ा मसला होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए
जो है ना वो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आवाज़ फिर भी वो कहते हैं ठीक रहती है, क्योंकि जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है ना वो किसी हद तक आपको किसी हद तक उसको कंपेंसेट कर लेते हैं, और वो नहीं भी करेंगे तो भी थोड़ा सा रास्ता तो है। आवाज़ उतनी ख़राब होना मसला नहीं होता, होती ज़रूर है, लेकिन सांस का रुकना पेशेंट के लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि उसको सांस नहीं आ रहा, और ज़ाहिर है आवाज़ अब हवा इतने से रास्ते में से गुजरेगी तो कितना ज़्यादा टकराएगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइडर आ रहा होता है, बहुत आवाज़ें आ रही होती है सांस लेते हुए पेशेंट को, और शदीद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया होता है। तो इसके लिए हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है? सबसे पहले तो ये कि अगर पेशेंट बहुत इमरजेंसी में लैंड किया और उसे सांस लेने में बहुत मसला हो रहा है तो इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है हमें। ट्रेकिया में हम होल बनाते हैं ताकि उसका सांस लेने का मसला हल हो, फिर हम ऊपर को देखेंगे, ठीक है। तो ट्रेकियोस्टमी एक इसका प्रोसीजर है जो हम कर सकते हैं, और दूसरा ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं कि हम सर्जरी से एक कॉर्ड को लैटरलाइज कर दें, मतलब सर्जिकली उसको थोड़ा सा ऐसे करके इस जगह के बजाय इस जगह पर फिक्स कर दें ताकि बीच में से जगह रास्ता खुल जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? ट्रेकियोस्टमी अगर हमें अगर किसी को बहुत लंबे अरसे के लिए, मतलब किसी का परमानेंट डैमेज हो गया नर्व का, तो जाहिर सी बात है उससे परमानेंट हल चाहिए। अब उस परमानेंट हल में अगर हम उसकी ट्रेकियोस्टमी करते हैं परमानेंट, तो उसका ज़िंदगी भर गले में एक छोटा सा सुराख बना रहेगा, ठीक है। उससे फ़ायदा तो ये ट्रेकियोस्टमी का कि उसको जो एयर वे है उसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन एक तो सुराख बना रहेगा, दूसरा उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। वॉइस जो है वो ट्रेकियोस्टमी के बाद नहीं ठीक होती, क्योंकि लैरिंग्स तो ऊपर रह गया ना, ट्रेकिया तो नीचे है, सांस लेना ठीक हो गया लेकिन आवाज़ नहीं आती फिर बंदे की। दूसरा जो तरीका है कि सर्जरी से अगर हम कॉर्ड को इधर कर दें, तो सर्जरी से कॉर्ड को इधर करने से वॉइस तो ठीक रहेगी क्योंकि आपका कॉर्ड खुल जाएगा, वॉइस बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो आपका स्ट्राइडर आ रहा है ना, जो सांस लेने से आवाज़ आ रही है, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बार बार हवा इस रास्ते से गुजरेगी और ये रास्ता अभी भी तंग है, तो स्ट्राइडर आएगा हर सांस लेने पर। ट्रेकियोस्टमी में तो ये हो जाता है ना कि हवा जो है वो अब इस रास्ते से गुजरना छोड़ ही देती है, अब तो हवा ट्रेकिया वाले होल से डायरेक्टली जाती है, तो वो वाला मसला नहीं रहता फिर। तो दोनों में एक एक इशू है, इस वजह से जो फिर बेहतर होता है वो देखा जाता है। उसके अलावा अब जो हमारे पास बहुत सारे एडवांस्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं जो इन दोनों को और इन्वेजन को बहुत लेस कर देते हैं, और अब हमें ये ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें क्या क्या है जी? इसमें हम जो प्रोसीजर करते हैं ना वो होता है एरिटेनाइडेक्टमी। अब एरिटेनाइडेक्टमी जो है ये बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ से वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल बंद है, तो ये बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर एक ऐसा है जिसमें हम सर्जरी के जरिए वोकल कॉर्ड्स को दोनों को पक्का एक ही जगह खोल के फिक्स कर देंगे। मतलब जाहिर सी बात है उनकी सारी जिंदगी फिर वो इसी पोजीशन में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इनर्वेशन तो कोई नहीं है कि मूव करेंगे। तो ये एरिटेनाइडेक्टमी एक होता है प्रोसीजर। अब एरिटेनाइडेक्टमी में फिर मजीद टाइप्स हैं कि पार्शियल एरिटेनाइडेक्टमी भी होती है और टोटल भी होती है। उसमें इस तरह से उन्हें डिवाइड किया हुआ है कि जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है ना, आपको पता है कि उसका एक वोकल प्रोसेस है और एक है उसका वोकल प्रोसेस जो है ना, मतलब, और एक उसका है मस्कुलर प्रोसेस, मैंने आपको बताया था। तो वो जो वोकल प्रोसेस है उसके साथ ये वोकल कॉर्ड्स इधर से अटैच होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें उस वोकल प्रोसेस वाली जगह पर से अगर उसको हम रिमूव कर देते हैं, डी अटैच कर देते हैं, अगर पहले वो इस तरह से था, ठीक है, पहले वाली जो पोजीशन थी कॉर्ड की वो ऐसे थी, ठीक है, और ये है वोकल प्रोसेस और यहाँ पर वो जुड़ा हुआ है, तो हम इस जगह पर से उसको डिटैच करते हैं और फिर हम उसको वाइडन करते हैं और हम उसको फिर इधर सूचर लगाते हैं। तो ये तरीका होता है कि हम होल क्रिएट कर देते हैं ताकि हवा का गुजर जो है वो आसान हो जाए। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना ज्यादा उसको ब्रॉड करेंगे वो पार्शियल एंड टोटल एरिटेनाइडेक्टमी में आता है। तो बहरहाल ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स, बस आपने नाम थोड़ा थोड़ा याद रख लेना ताकि आपको आता हो। अगली वीडियो में हम बाकी करेंगे, अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।